जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप डी 2018 शिफ्ट वाइज साइंस क्वेश्चन डिस्कशन में 3 अक्टूबर के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन में से जो हम लोगों का क्वेश्चन बच गया था उस क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि कल के सेशन में हम लोगों ने 3 अक्टूबर के शिफ्ट 2 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें से मात्र 15 क्वेश्चन ही करा था और बाकी के 10 क्वेश्चन बच गया था। तो 10 क्वेश्चन को हम लोग आज के इस सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका PDF कल ही टेलीग्राम पे डाला गया है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जा करके ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 16, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस के भिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है। पहला स्टेटमेंट है ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर पर सेकंड होती है और दूसरा स्टेटमेंट है कि आसूत जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर पर सेकंड होती है। ऑप्शन दिया हुआ है ए और बी दोनों सही हैं, दूसरा ऑप्शन है ना तो ए और ना ही बी सही है और तीसरा ऑप्शन है केवल ए सही है और चौथा ऑप्शन है केवल बी सही है। क्या होगा इसका आंसर? इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पीछे के सेशन में आपको बताया है और मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न मिले तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा फैक्ट याद रखने होते हैं। और वो फैक्ट क्या है तो मैंने पीछे के सेशन में भी डिस्कस करा था और आज भी बता रहा हूँ, आप सभी ध्यान में रखिएगा कि 25 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन गैस में जो ध्वनि की चाल होती है, 25 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन गैस में जो साउंड की स्पीड होती है वो कितनी होती है? तो आप सभी ध्यान में रखना 316 मीटर पर सेकेंड होती है। कितनी होती है? 316 मीटर पर सेकेंड होती है। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि 25 डिग्री सेल्सियस पे ही जब हम लोग आसूत जल में ध्वनि की चाल की बात करते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी 25 डिग्री सेल्सियस पर आसूत जल बोले तो डिस्टिल वाटर, ध्यान में रखिएगा, आसूत जल को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्टिल वाटर कहते हैं। तो आसूत जल में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितनी होती है? आप सभी ध्यान में रखना 1498 मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये दो आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है, याद रखना भी जरूरी है और क्वेश्चन के हिसाब से भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जब आप ये कह रहे हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर पर सेकंड होती है और आसूत जल में 1498 मीटर पर सेकंड होती है, तो इस हिसाब से तो हमारे इस क्वेश्चन का दोनों ही स्टेटमेंट सही है। बिल्कुल सही है सर। और आप ये कह सकते हैं कि ए और बी दोनों सही है। तो आप देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में ए और बी दोनों सही लिखा हुआ है। आप कहेंगे कि गुरुजी ये तो पहले ही ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो बिल्कुल सर आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि डैश हड्डियों को जोड़ता है। ऑप्शन दिया हुआ है अरोलर, दूसरा ऑप्शन है स्नायु, तीसरा ऑप्शन है उपास्थि, चौथा ऑप्शन है अस्नायुबंध। क्या होगा इसका आंसर? आप कहेंगे गुरुजी पीछे के सेशन में भी आपने बताया है कि हड्डी से हड्डी एक दूसरे के साथ लिगामेंट के सहारे जुड़ा हुआ रहता है। हड्डी से हड्डी एक दूसरे के साथ लिगामेंट के सहारे जुड़ा हुआ रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अस्नायुबंध कहते हैं। तो आप सभी हमेशा अपने माइंड में रखिएगा कि बोन टू बोन यानी कि हड्डी से हड्डी किसके सहारे जुड़ा हुआ रहता है? लिगामेंट अस्नायुबंध के सहारे जुड़ा हुआ रहता है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे बोन टू मसल्स, या आप कह सकते हैं मसल्स टू बोन, मांसपेशी जो है वो हड्डी से किसके सहारे जुड़ा हुआ रहता है? तो आप सभी ध्यान में रखना टेंडन के सहारे जुड़ा हुआ रहता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? कंडरा कहते हैं। बहरहाल आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि डैश हड्डियों को जोड़ता है, तो हम लोग सीधे सीधे कह सकते हैं अस्नायुबंध हड्डियों को जोड़ता है और इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि 1 kWh इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन दिया हुआ है 3,60,000 जूल, दूसरा ऑप्शन है 36,000 जूल, तीसरा ऑप्शन है 36 लाख जूल और चौथा ऑप्शन है 3600 जूल। क्या होगा इसका आंसर?
आप सभी कहेंगे कि गुरुजी बड़े ही आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हम सबों को मालूम है कि एक kWh इक्वल टू होता है 3.6 × 10⁶ जूल। और इसी को जब हम लोग चेंज करना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि गुरुजी ये हो जाएगा 3.6, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो बटा 10 हो जाएगा, इंटू 10⁶ है। यहाँ पे एक पे हम क्या करेंगे तो गुरुजी 6 को 0 डाल देंगे। ध्यान दीजिएगा, ये 0 तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। आप क्या कहिएगा कि गुरुजी यहाँ पे 5 0 बचा है और इसको हम गुना करके लिख सकते हैं क्या? 36 पे 5 गो 0। क्या लिख सकते हैं? 36 पे 5 गो 0। और आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये 36 लाख जूल हो जाएगा। काउंट कर लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये कितना हो गया? आप कहेंगे गुरुजी 36 लाख जूल हो गया। तो सही आंसर क्या होगा? आप कहिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है विखंडन, दूसरा ऑप्शन है बीजाणु द्वारा जनन, तीसरा ऑप्शन है मुकुलन और चौथा ऑप्शन है पुनर्जनन। क्या होगा इसका आंसर? आप कहेंगे कि गुरुजी पीछे के सेशन में कई बार इस बात पे डिस्कस हुई है और आप सबों को मालूम होना चाहिए कि जो हाइड्रा है और साथ ही साथ जो आपका स्टारफिश है और साथ ही जो आपका प्लेनेरिया है, इन तीनों में जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है यानी कि जनन की प्रक्रिया होती है वो किस प्रक्रिया के थ्रू होती है? आप सभी याद रखना, पुनर्जनन प्रक्रिया के थ्रू होती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसी को हम लोग इंग्लिश में रीजेनरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रीजेनरेशन कहते हैं। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आपके पहले ऑप्शन में जो विखंडन दिया हुआ है, ये चीज़ भी मैंने आपको कई बार बताया है कि विखंडन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बाइनरी फिजन, जिसको हम लोग द्विविखंडन कहते हैं, और दूसरा होता है आपका मल्टीपल फिजन, जिसको हम लोग बहुविखंडन कहते हैं। और हम सभी कहते हैं कि गुरुजी अगर हम लोग विखंडन को 2 पार्ट में बांटते हैं, द्विविखंडन और साथ ही साथ बहुविखंडन के रूप में, तो हम लोग कहते हैं कि द्विविखंडन की प्रक्रिया अमीबा और पैरामेसियम जैसे जीव में होती है। अमीबा और पैरामेसियम जैसे जीव में होती है। और साथ ही जब हम लोग बहुविखंडन की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं प्लाज्मोडियम में होती है, जो कि क्या है? एक प्रकार का मलेरियल पैरासाइट है। इससे क्या होता है? तो मलेरिया होता है। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो बीजाणु द्वारा जनन दिया हुआ है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि बीजाणु द्वारा जनन की बात जब भी हम लोग करेंगे तो किसकी बात कर रहे होंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कर रहे होंगे। और आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो मुकुलन भी दिया हुआ है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि हाइड्रा में रीजेनरेशन और साथ ही साथ मुकुलन दोनों प्रक्रिया से क्या होता है? जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी पुनर्जनन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं। और इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ऐसा कौन सा जीव है जिसमें प्रजनन की प्रक्रिया मुकुलन और पुनर्जनन दोनों तरीके से होती है, तब आप लोग किसका नाम लेंगे? तब आप लोग हाइड्रा का नाम लेंगे। तो आप ये चीज़ भी अपने माइंड में रखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने बंध डैश होते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है बहुत कमज़ोर, दूसरा ऑप्शन है कमज़ोर, तीसरा ऑप्शन है बहुत मजबूत और चौथा ऑप्शन है मजबूत। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखिएगा कि बड़े परमाणु वाले तत्वों से जब भी बॉन्ड बनेगा तो वो बॉन्ड बहुत ही कमज़ोर होगा। क्या ध्यान में रखना है कि बड़े परमाणु वाले तत्वों से बड़े परमाणु वाले तत्वों से बना बॉन्ड बहुत कमज़ोर होता है। क्या होता है? बहुत कमज़ोर होता है। आप सबों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी बहुत कमज़ोर क्यों होता है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि 2 परमाणु जब आपस में जुटेंगे तब जाकर के क्या होगा? आप कहेंगे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और मेरे मित्र आप सभी ये भी ध्यान में रखेंगे
कि बॉन्ड के फॉर्मेशन में दोनों ही परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, वो भाग लेते हैं। और जब हम लोग बात करते हैं बड़े परमाणु वाले तत्वों की, तो हम सभी क्या कहते हैं, हम सभी कहते हैं कि बड़े परमाणु वाले तत्वों में क्या होता है कि परमाणु के नाभिक और बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस दोनों के बीच आकर्षण कम होता है, जिस वजह से इसके द्वारा जो बनाया हुआ बॉन्ड होता है वो क्या होता है, बहुत कमज़ोर होता है। जबकि अगर हम लोग बात करते हैं छोटे परमाणु वाले तत्वों से बने हुए बॉन्ड की, तो हम लोग कहते हैं कि वैसा बॉन्ड जो छोटे परमाणु वाले तत्वों से बना होता है वो मजबूत होता है। रीज़न क्या होता है, तो छोटे परमाणु वाले जो तत्व होते हैं उसका जो नाभिक होता है और जो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बीच में आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से जो छोटे परमाणु वाले तत्व होते हैं उसका बॉन्ड बहुत तगड़ा होता है, जबकि बड़े परमाणु वाले तत्वों से बना हुआ बॉन्ड क्या होता है, बहुत कमज़ोर होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या होगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बड़े परमाणु वाले तत्वों के जो बॉन्ड होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, इसका कारण क्या है, तो आप कहेंगे कि बड़े परमाणु वाले तत्व में क्या होता है कि जो परमाणु के नाभिक होते हैं और बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है दोनों के बीच में आकर्षण कम जाता है, जिस वजह से इसके द्वारा जो बॉन्ड बनता है वो भी क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। जबकि छोटे परमाणु में क्या होता है, तो छोटे परमाणु में नाभिक और बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है और इसी वजह से छोटे परमाणु द्वारा जो बॉन्ड बनाया जाता है वो क्या होता है, बहुत मजबूत होता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि किरण 90 मीटर लंबे पूल में तैरती है, एक छोर से दूसरे छोर तक और फिर वहाँ से वापस उसी सीधे पथ पर तैरकर वह 2 बार में 360 मीटर की दूरी तय करती है। किरण का औसत वेग ज्ञात करें। ऑप्शन दिया हुआ है 0 मीटर पर सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है 3 मीटर पर सेकेंड और आपका तीसरा ऑप्शन है 5 मीटर पर सेकेंड और चौथा ऑप्शन है 4 मीटर पर सेकेंड। बताइए न बनेगा, आप कहेंगे गुरुजी आसानी से बन जाएगा। बस यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन बनाते थे उसमें औसत चाल पूछा जाता था, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है, औसत वेग पूछा गया है। क्या पूछा गया है, औसत वेग पूछा गया है। और औसत वेग के लिए हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि गुरुजी यहाँ भी हम लोग कुल विस्थापन बटा समय लिख देते हैं तो औसत वेग आ जाता है हमारा। यहाँ पे हमको क्वेश्चन में क्या देखना होगा, यहाँ पे हमको ये देखना होगा कि किरण द्वारा विस्थापन कितना कवर की जा रही है। ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किरण 90 मीटर लंबे पूल में तैरती है। मान लेते हैं कि ये हमारा एक क्या है, पूल है जो कि कितना मीटर लंबा है, 90 मीटर लंबा है। और इसमें किरण क्या कर रही है, इसमें किरण तैर रही है और तैर करके क्या करती है, ये एक बार इस छोर तक जाती है। ध्यान दीजिएगा ये सीधे डायरेक्शन में तैर रही है, तभी तो यहाँ पे औसत वेग की बात की जा रही है। और जब तक डायरेक्शन निश्चित नहीं होगा तब तक हम लोग औसत वेग की बात नहीं करेंगे। तो आप कहेंगे गुरुजी जब औसत वेग की बात की जा रही है तो डायरेक्शन तो कहीं ना कहीं निश्चित ही होगा। बिल्कुल सर। तो ये तैर करके एक बार इधर जा रही है तो 90 मीटर की डिस्टेंस कवर करा और फिर यहाँ से रिटर्न ये आ रही है यहाँ पे। ठीक है सर, तो टोटल इन्होंने डिस्टेंस कितना कवर करा, तो आप कहेंगे गुरुजी ये तो दोगुना हो जाएगा, लेकिन विस्थापन कितना होगा, तो आप कहेंगे सर इनिशियल पॉइंट से चली है अब फिर वो यहीं पे आके पहुंच गई है। तो जब भी कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से चलता है और फिर से रिटर्न उसी पे आ जाता है तब उस स्थिति में उसका विस्थापन क्या होता है, आप कहेंगे 0 होता है। तो सर जब ये यहाँ से यहाँ तक गई तो विस्थापन 90 मीटर हुआ, डिस्टेंस भी 90 मीटर हुआ, लेकिन जैसे ही वो उधर से रिटर्न आ गई यहाँ पे तो विस्थापन 0 हो गया और डिस्टेंस कितना हो गया, 180 मीटर। ध्यान दीजिएगा ऐसा ये 2 बार करती है, एक बार तो ये कर ली है तो यहाँ पे विस्थापन क्या आया, आप कहेंगे 0। अब फिर यहाँ से जाती है, ठीक है सर, और फिर यहाँ से रिटर्न आती है तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी फिर गई अब फिर आई, एक बार इधर से फिर गई थी अब फिर आ गई थी। तो दोनों सिचुएशन में दूरी तो इसने 360 मीटर कवर करा, लेकिन विस्थापन तो आप कहेंगे गुरुजी कितना बार जाएगी या कितना बार आएगी उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। मसला ये है कि ये फिर से अपने प्रारंभिक बिंदु पे पहुंच जा रही है तो हर एक स्थिति में इसका विस्थापन क्या होगा, 0 होगा। हर एक स्थिति में विस्थापन क्या होगा, 0 होगा। और जब मेरे मित्र आपके क्वेश्चन से ये कंक्लूजन निकल रहा है कि किरण द्वारा यहाँ पे तय की गई विस्थापन 0 है तो आप बताओ कि औसत वेग इक्वल टू क्या होगा, आप कहेंगे गुरुजी 0 बटा समय हो जाएगा क्योंकि कुल विस्थापन तो 0 है। तो 0 बटा समय होगा तो क्या आएगा, आप कहेंगे गुरुजी लड्डू आएगा यानी कि 0।
तो आप ही बताओ ना सही आंसर क्या होगा। आप कहेंगे 0 मीटर पर सेकेंड। तो सर सही ऑप्शन आप कहिएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बस की पॉइंट के रूप में आप सबों को अपने माइंड में रखना है कि अगर कोई वस्तु अपने प्रारंभिक स्थिति से एक निश्चित दिशा में चलना प्रारंभ करे और पुनः लौट करके अपने प्रारंभिक स्थिति में ही आ जाए, तब जो उसके द्वारा तय की गई विस्थापन होती है वो कितनी होती है? आप सभी याद रखना 0 होती है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि दांतों का टूटना तब शुरू हो जाता है जब मुंह का pH डैश होता है। ऑप्शन दिया हुआ है 4.5 से अधिक, दूसरा ऑप्शन है 5.5 से अधिक, तीसरा ऑप्शन है 4.5 से कम और चौथा ऑप्शन है 5.5 से कम। बताइए क्या होगा इसका आंसर? आप कहेंगे गुरुजी आंसर हम लोगों को मालूम चल गया है। तो मेरे मित्र अगर आपको आंसर मालूम चल गया है तो सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है दूरी, तीसरा ऑप्शन है शक्ति, चौथा ऑप्शन है वेग। बताइए न बनेगा? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी हम लोगों ने कई बार याद किया है कि प्रकाश वर्ष द्वारा क्या मापी जाती है? तो आप कहते हैं दूरी मापी जाती है। क्या मापी जाती है? दूरी मापी जाती है। बहुत सारे मित्रों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी ये प्रकाश वर्ष क्या है? तो ध्यान में रखिएगा, इसी को हम लोग लाइट ईयर कहते हैं। और प्रकाश द्वारा एक साल में जितनी दूरी कवर की जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। आप कहेंगे कि गुरुजी ये बताओ कि एक साल में प्रकाश द्वारा कितनी दूरी कवर की जा सकती है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि 1 लाइट ईयर इक्वल टू कितना होता है? 1 लाइट ईयर इक्वल टू कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, यानी कि इतना दूरी कवर किया जाता है। तो जब भी आपसे कोई ये पूछे कि 1 लाइट ईयर कितना के बराबर होता है, आप कहेंगे 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। लाइट ईयर के द्वारा किसे मापी जाती है? आप कहेंगे दूरी मापी जाती है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में समान नमक की मात्रा 31 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। बताइए न बनेगा? आप कहेंगे गुरुजी आसानी से बन जाएगा। और इस टाइप के कई प्रश्न पीछे के सेशन से हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे कि आपने पीछे के सेशन में बताया है कि क्वेश्चन में जो चीज़ हमारा कम अमाउंट में रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आप कहते हैं विलय कहते हैं। तो मेरे मित्र आपके इस क्वेश्चन में विलय आपका क्या है? तो आप कहेंगे गुरुजी जो नमक की मात्रा है वो 31 ग्राम है, तो जाहिर सी बात है कि नमक हमारा विलय है और इसका मात्रा 31 ग्राम है। और नमक को किस में मिलाया जाता है? तो गुरुजी पानी में। तो हमारा विलायक क्या है? तो आप कहेंगे कि गुरुजी विलायक जो है वो पानी है। और पानी कितना है सर? तो 320 ग्राम है। आपसे पूछा जा रहा है कि द्रव्यमान प्रतिशतता के संदर्भ में यहाँ पे मास परसेंटेज कितना होगा? आप क्या कहते हैं कि गुरुजी जब भी हम लोग बात करते हैं द्रव्यमान प्रतिशत की तो हम लोग कहते हैं कि ये होता है विलय बटा बिलियन गुना 100। ध्यान दीजिएगा, विलय का द्रव्यमान और बटा कुल बिलियन का द्रव्यमान गुना 100, ऐसे हम लोग समझते हैं इसको। न हो तो यहाँ पे मैं द्रव्यमान लिख ही देता हूँ सर, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। और मैंने आपको पीछे के सेशन में ये भी बताया है कि विलय और विलायक जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तब ये क्या बनता है? आप कहते हैं विलियन। और मेरे मित्र जब 31 ग्राम नमक और 320 ग्राम पानी एक दूसरे के साथ मिल जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 351 ग्राम हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि आपका बिलियन है 351 ग्राम, जिसमें विलय है 31 ग्राम। इसका मास परसेंटेज क्या होगा? आप कहेंगे कि गुरुजी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 31/351 गुना 100 हो जाएगा। और सॉल्व करेंगे तो ये 8.83% के समथिंग आएगा। और आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है
कि आपको यहाँ पे एक सिंबल दिया गया है और कहा जा रहा है कि दिया गया चिन्ह एक विद्युतीय घटक का प्रतिनिधित्व करता है, जो है प्रतिरोधक, दूसरा ऑप्शन है धारा नियंत्रक, तीसरा ऑप्शन है आमीटर और चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रिक बल्ब। मेरे मित्र यहाँ पे जो आपको सिंबल दिया गया है कुछ इस टाइप का, तो आपको ये बताना है कि ये जो सिंबल है ये किस चीज़ का है। तो आप सभी ध्यान में रखना, ये सिंबल जो है ये आपका धारा नियंत्रक का है। किसका है? धारा नियंत्रक का है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि दिया गया चिन्ह एक विद्युतीय घटक प्रतिनिधित्व करता है, जो है, तो आप कहेंगे धारा नियंत्रक। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत सारे मित्रों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी हमारे पहले ऑप्शन में प्रतिरोधक दिया हुआ है। भाई मेरे, इसी को हम लोग रेसिस्टर कहते हैं इंग्लिश में, यस, फिर हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। और आपके प्रतिरोध का सिंबल कैसा होता है? तो आप कहते हैं गुरुजी कुछ इस तरह से होता है। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में अमीटर भी दिया हुआ है। भाई मेरे, आप सबों को मालूम होना चाहिए कि अमीटर का जो सिंबल होता है वो हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं, कुछ इस तरह से लिखते हैं। ये क्या है हमारा? आप कहते हैं अमीटर का सिंबल है। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो इलेक्ट्रिक बल्ब भी दिया हुआ है। तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग बल्ब के सिंबल की बात करते हैं तो बल्ब के लिए हम लोग कौन सा सिंबल लिखते हैं? तो सर कुछ इस तरह से लिखते हैं। मेरे मित्र, आपके इसी क्वेश्चन के साथ जो 3 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे वो पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। और उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब आपको इस प्रकार का क्वेश्चन फिर से दे दिया जाए, मेरे ख्याल से आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सीजन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।